ओके ठीक है। तो अभी हम आज के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हैं। उस चैप्टर्स में क्या है कि आपको सबसे पहले इंटरनेट का परिचय और इंटरनेट का उपयोग, चौथा नंबर चैप्टर और 6 नंबर का चैप्टर आपको आरएसआईटी बुक में सबसे फर्स्ट नंबर पढ़ना है। इसके बाद आपको डिजिटल भुगतान का चैप्टर पढ़ना है और देन उसके बाद में आपको पढ़ेंगे इसके अंदर चैप्टर नंबर 14 सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और जागरूकता। ये हो गए आपके 14 3-4 चैप्टर्स हो गए। और इसके बाद अगर आप पढ़ना चाहें तो 11, 12 और 13 एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये 3 प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस आएंगे और एक चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो हम लोग 4 नंबर का और 6 नंबर का चैप्टर मैंने इंटरनेट पे डाल रखा है यूट्यूब के ऊपर। तो आज हम कुछ चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो डिजिटल भुगतान का एक चैप्टर है, 5 नंबर का चैप्टर। आप सभी इसी को अपने आरएसआईटी की बुक को ओपन कर सकते हैं और इसके अंदर इसको देख सकते हैं। अगर ये आपको मिलता है तो आपको इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे 3-4। अधिकतर आजकल सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भुगतान कर रहे हैं, जैसे पेटीएम, फोन पे वगैरह सब यूज कर रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड चीज़ है। इसी तरह से इंटरनेट का भी आप लोग सभी अच्छे से यूज कर रहे हैं आज की तारीख में, तो उसके अंदर भी ये रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो ये सब आपके नॉर्मल सिनारियो में यूज होने वाले ऑप्शंस हैं जिनको कि आप बार बार करते हैं। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो नेचुरली आप ये इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के भुगतान के जो तरीके हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग सभी जानते हैं कि बैंकिंग जो होता है, अगर आपको पैसे जमा कराने हैं, किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र करना है, किसी को कुछ करना है, तो आप पहले बैंक जाते थे। अब आजकल आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी सभी कुछ कर सकते हैं। बस एक पैसे जमा कराना आपको ऑनलाइन जाना है, मतलब बैंक जाना है। तो दिस इज ऑनलाइन बैंकिंग। और उसके बाद हम इसके अंदर बात करते हैं जिसको नेट बैंकिंग भी बोल सकते हैं, ई बैंकिंग बोल सकते हैं, या वर्चुअल बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे अंडरलाइन लगा लीजिए कि ऑनलाइन बैंकिंग को आप इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग के नामों से भी जानते हैं। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आपको आ सकता है। ओके, तो इंटरनेट बैंकिंग को चलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है इंपॉर्टेंट लगाइए, कई बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे स्टार लगा के आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि अगर मेरे को ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग खोलना है तो मेरे को एक आईडी दी जाएगी, यूजर आईडी, एक मेरे को यूजर नेम दिया जाएगा और एक मेरे को पासवर्ड दिया जाएगा। 3 चीज मेरे को दी जाएगा, एक आईडी, एक यूजर नेम और पासवर्ड, और मैं उससे लॉगिन करूंगा। उसके बाद आपको ग्राहक का सत्यापन होगा, मतलब कस्टमर ऑथेंटिकेशन, जिसके अंदर ओटीपी से एक पासवर्ड पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से ओटीपी सभी को पता है कि आजकल कोई भी आप जैसे एटीएम में ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी ओटीपी मांगता है, किसी भी तरह का होगा तो एक ओटीपी देखा जाता है। तो और भी ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए ओटीपी का यूज किया जाता है। लिखा हुआ है आज एक सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करने के अलावा ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, ये फुल फॉर्म पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जा चुका है। इससे क्या होता है, एक मोबाइल के ऊपर जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसके ऊपर एक पासवर्ड या कोड भेजा जाता है जिससे कि वो वेरीफाई किया जाता है। तो इंटरनेट बैंकिंग चलाने के लिए यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड और ओटीपी की सहायता ली जाती है, ये आपको अच्छे से समझना है। ओके, तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको इसी पेज से बन जाएंगे। ऑनलाइन बैंकिंग के क्या लाभ हैं, ये सभी जानते हैं कि कम समय लगता है, 24 घंटे चलती रहती है, और हम ऑनलाइन बिल भी जमा करा सकते हैं, है ना, सब चीज़ें। तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ऑनलाइन बैंकिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, इनमें से कौन से फ़ायदे हैं, तो उपरोक्त सभी भी एक ऑप्शन हो सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सेवाएं क्या क्या कर सकते हैं आप। अब आपसे कोई पूछे कि ऑनलाइन बैंकिंग से क्या कर सकते हैं, आधार का ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है, बैलेंस अमाउंट चेक किया जा सकता है कि आपके खाते में कितना पैसा है, स्टेटमेंट चेक किया जा सकता है, फिक्स डिपॉजिट किया जा सकता है, ऑनलाइन बिल जमा कराए जा सकते हैं, टेलीफोन, मोबाइल बिल, यूटिलिटी बिल जिसको बोलते हैं, चेक बुक इशू की जा सकती है, डेबिट कार्ड को पिन नंबर दोबारा से बनाया जा सकता है। ये सब खाते आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, यहाँ पे आपको देखना होगा, ठीक है।
और खाता खोलने की प्रक्रिया से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है। जनधन खाता आप सभी को पता है, जनधन खाता अकाउंट 2014 में इसका शुरुआत की थी और इसके अंदर सुरक्षित तरीके से सेविंग्स खाते खोले गए थे, जिसके अंदर आधार का वेरिफिकेशन वगैरह करके ये बनाया गया था, जिसके अंदर जनधन खाता जनधन योजनाओं को प्रेरित करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना है। इसका पहला ऑप्शन है, ये पहली लाइन ही इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है, जिसमें आर्थिक वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं या जिनको किफायती दरों पे या डायरेक्ट पेंशन पैसा आ जाए, उसको अंदर जनधन खाते में आता है, ठीक है। इसके भामाशाह सक्षम बैंक खाता, तो ये चीज खत्म हो चुकी है भामाशाह वाली, तो आप इसको रहने दीजिए भामाशाह का टॉपिक को। और ऑनलाइन डिजिटल भुगतान की पद्धतियां, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मान लो आज आप स्टूडेंट हैं और आपको किसी इंस्टीट्यूट के अंदर फीस जमा करानी है, मान लो डायसिस एजुकेशन में फीस जमा करानी है, तो आप कैसे कराएंगे ऑनलाइन। तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि या तो आप पेटीएम से करा दीजिए, फोन पे से करा दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, ये बहुत सारी फैसिलिटीज है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो डिजिटल भुगतान प्रणाली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का स्वीकृति प्रदान करती है। और डिजिटल भुगतान डेबिट कार्ड, देखिए आप कौन कौन से हो सकता है, अंडरलाइन लगा लीजिए सभी जने। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और अन्य भुगतान, ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप सभी के पास डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है, नेट बैंकिंग भी होता है, मोबाइल वॉलेट मतलब पेटीएम, फोन पे, ये सब, तो आप इनके द्वारा आप कर सकते हैं। तो डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स और भुगतान गेटवे उपलब्ध होता है, जिसके अंदर आप आसानी से इसको कर सकते हैं। एक यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लगाना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड और पॉइंट ऑफ सेल, ये एक मेथड है जिनके द्वारा आप इनको देख सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सभी जानते हैं, रुपे कार्ड आजकल गवर्नमेंट का जो कार्ड है वो चलने लग गया है। पॉइंट ऑफ सेल, जैसे आप दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे स्वैप करवा लेते हैं अपने कार्ड को, कि आप मशीन से कार्ड स्वैप कर लेते हैं, वो चीज़ आती है। तो एक एक करके बात हो रही है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड है, ये एक प्लास्टिक कार्ड होता है। एक और चीज होता है, क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी कहलाती है। तो प्लास्टिक मनी कहलाती है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, जिनके ऊपर एक एटीएम कार्ड प्लास्टिक कार्ड होता है, जिसके ऊपर आप करते हैं तो उसको प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं। इसका भी क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। तो ये क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, बाकी ज़्यादा कोई है नहीं, और मैंने आपको जहाँ बता दिया तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये इम्पोर्टेंट कि क्रेडिट कार्ड कौन कौन से चूज कर सकते हैं अपन, वीज़ा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सब इस तरह के देने वाली कंपनीज है जो इस कार्ड को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड के भुगतान का चयन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यहाँ पे आप लिखेंगे, विवरण दर्ज करने से पहले आपको सुरक्षित करना होगा कि एड्रेस बार में एक लॉक प्रतीक HTTPS होता हो। ये चीज मैं समझा देता हूँ आपको कैसा है प्रैक्टिकली तौर पे। देखिए यहाँ पे कोई भी लॉक नहीं है ना, नॉन सिक्योर आ रहा है। लेकिन अगर कोई भुगतान की कंपनियां होती है, जैसे मैं RKCL की .in की बात करता हूँ, जैसे RKCL का खोलेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये है कि नहीं है। यहाँ पे अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है, तो एक साइट और खोल लेता हूँ मैं, myrkcl.com। तो यहाँ पे एक तो लॉक चिन्ह आना चाहिए, तभी अपन उस साइट के ऊपर भुगतान कर सकते हैं, या फिर HTTPS आना चाहिए। तो अभी आपको पता लग जाएगा, देखिए लॉक साइन आ रहा है यहाँ पर, और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ HTTPS आता है। और कई साइट्स ऐसी होती है जो सिक्योर नहीं होती है, यहाँ पे HTTPS नहीं आता, लॉक साइट नहीं आता, तो ऐसी साइट्स के ऊपर भुगतान नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, ठीक है। तो ये वही चीज है कि HTTPS, और HTTPS मतलब होता है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस मतलब सिक्योर। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई ज्यादा इसमें आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। CVV नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सब आपको पता होता ही, देख सकते हैं। डेबिट कार्ड एक बैंक कार्ड होता है, जिसके अंदर आप ATM से पैसा, जो आपके बैंक में पैसा होता है ना, जितना पैसा आप निकलवा सकते हैं, तो उसको हम डेबिट कार्ड बोलते हैं। ये भी एक प्लास्टिक भुगतान का तरीका है, प्लास्टिक कार्ड कहलाता है। जितना पैसा होगा उतना निकल जाएगा। जबकि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, वो ऑन उधार, मान लो उधार लिया जाता है बैंकों से और उसको खर्च किया जाता है। OTP मतलब वन टाइम पासवर्ड। तो ये सब देखेंगे, आप सब जानते हैं इन चीज़ों को।
नेक्स्ट रुपए कार्ड, ये गवर्नमेंट का पेमेंट ट्रांजेक्शन है। बाकी जो दूसरे हैं मास्टर है, ये सब अलग अलग है। मास्टर वो सब बाहर की कंपनियां हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रुपए पेमेंट का एक संयोजन कॉम्बिनेशन बनाया, जिसको भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने बनाया गया है और लॉन्च किया गया है। यह कार्ड, डेबिट कार्ड एक भारतीय संस्करण है और रुपए बना हुआ है। आजकल आप देखोगे पीएनबी वाले रुपए कार्ड देते हैं, अधिकतर बैंक के रुपए कार्ड देने लग गई है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का खुद का अपना बनाया हुआ है। तो दिस इज ए रुपए कार्ड। और यहाँ पे आप देखेंगे कि वही सब चीजें कि आपको HTTPS के अंदर करना चाहिए, और ये OTP वगैरह के बारे में बात सब कुछ वैसा का वैसा ही है, आप इसको यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेट बैंकिंग की। तो नेट बैंकिंग में क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन आप कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट बैंकिंग को चला सकते हैं, और अपना ID पासवर्ड जरूरत होता है उसके अंदर, और यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है, OTP के द्वारा उसको चलाया जाता है। तो यूजर ID लॉगिन मिलता है, OTP पे ऊपर वेरिफिकेशन होता है, HTTPS पे आप चलाएंगे जिस पर अंदर लॉक प्रतीक होता है। पॉइंट ऑफ सेल, इस तरह का जो चिन्ह है यहाँ पे आप देखा है पॉइंट ऑफ सेल, जहाँ पे आप दुकान पे जाते हैं तो इसको स्वैप कर लेते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ सेल कहलाता है। इसको पॉस भी बोलते हैं। हो सकता है आपके पास क्वेश्चन आ जाए इसका। जनरली ये मॉल्स में आपको ज्यादा मिलेगा। मोबाइल डिजिटल वॉलेट, ये सब जानते हैं मोबाइल डिजिटल वॉलेट क्या होते हैं। जैसे आजकल आप फोन पे, पेटीएम वगैरह ये सारे देखिए, अंडरलाइन के लीजिए, पेटीएम, SBI का, बड़ी, फ्री चार्ज, मोबीक्विक, फोन पे, ये सब आप पढ़ लेना। और नॉर्मली इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इस तरह का करने लगी है। एक चीज आप यहाँ पे और देखिए, इस लाइन को भी अंडरलाइन करिए। ये तो आप अंडरलाइन करना पूरा का पूरा, पेटीएम वेटीएम यहाँ भी करिए। डिजिटल मोबाइल वॉलेट जिसके अंदर UPI, इसको अंडरलाइन लगाइए। UPI का फुल फॉर्म आ सकता है आपके पास, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आजकल UPI से भी पेमेंट करने का एक तरीका है। भीम भी एक गवर्नमेंट का ऐप है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो भीम, इसके द्वारा भी आप और UPI के द्वारा भी आप डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। और पेटीएम, फोन पे, ये तो थर्ड पार्टी है, और बाकी UPI और भीम गवर्नमेंट के होते हैं। तो आप यहाँ पे भी इसको आसानी से देख सकते हैं। पेटीएम के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप पढ़ लेना इसमें से। फ्री चार्ज पेमेंट, ये सब एक ऐप्स हैं जो अलग अलग कंपनियां देती है, चाहे वो बैंक हो, चाहे फोन पे हो, चाहे कोई भी हो। और UPI का मैं पूरा नाम आपको बता चुका हूँ, ये आ सकता है आपको, इसके ऊपर अंडरलाइन रखिए UPI का पूरा नाम। और M-PIN का मतलब मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, इसका भी एक पूरा नाम है, ये भी आप ध्यान रखिए। OTP का पूरा नाम रखिए। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसका पूरा नाम याद रखिए। ये सब आपको आ सकते हैं। कुल मिला के 5 से 7 चीजें जो आपसे पूछी जाएगी इसमें। OTP सभी को पता लग गया, OTP का मतलब क्या हो गया। भीम ऐप सभी को पता है आज की तारीख में, जिससे हम भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस एक हल्का सा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बाकी फिर सब कंप्लीट। तो आप यहाँ से पूरे क्वेश्चन बना सकते हैं, बस डन, कंप्लीट। तो ये चैप्टर 5 इतना सा चैप्टर है, और आप आसानी से यहाँ पे देखेंगे कि इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसके अंदर डिजिटल भुगतान, और इससे आप कम से कम 8-7 क्वेश्चन बना सकते हैं। एक जो 14 नंबर का चैप्टर है, मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और खासकर आने वाला चैप्टर है, जिसके अंदर आप कर सकते हैं। 1 मिनट, ओके, डन। चलिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं 14 नंबर का चैप्टर। ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? सिक्योरिटी से रिलेटेड है, एंटीवायरस से रिलेटेड है, वायरसों से रिलेटेड है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कम से कम 2-3, तो आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये चीज पढ़िए यहाँ पे कि साइबर थ्रेट। साइबर थ्रेट मतलब, साइबर थ्रेट किसी भी ऐसे दुर्भावनापूर्ण कार्य होते हैं जो कि इंटरनेट के सिस्टम पे कोई भी अनचाह एक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला मेलवेयर। इंपोर्टेंट लगा लीजिए, कई बार क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। मेलवेयर क्या होते हैं? मेलवेयर को आमतौर पर हानिकारक उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर कोड के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए, इंटरनेट कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के कोड होते हैं, एक अच्छे कोड होते हैं और एक बुरे कोड होते हैं। तो जो बुरे कोड होते हैं वो कंप्यूटर को, डेटा को नष्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे मेलवेयर जो है एक सॉफ्टवेयर कोड होते हैं जो इस तरह से बनाए जाते हैं कि कंप्यूटर से डेटा की चोरी और डेटा को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। अंडरलाइन करिए, इंपॉर्टेंट है।
यह कहाँ पे मिलते हैं? यह आमतौर पर एक ईमेल में अटैचमेंट आता है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड या ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरी के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है। जैसे कई बार आपको व्हाट्सएप पे भी आता होगा कि इस लिंक पे क्लिक करो और अपनी इंफॉर्मेशन भरो, जियो ने रिचार्ज फ्री कर दिया है, ऐसा कुछ भी करके, और जैसे आप अपना डेटा डालते हैं तो डेटा सारा का सारा वहाँ चला जाता है चोरी होके। तो मेलवेयर की खासियत क्या है? ये डेटा को चोरी करता है और नष्ट कर देता है और आगे दूसरे कंप्यूटर में भेज देता है। तो दिस इज ए मेलवेयर। और मेलवेयर के एग्जाम्पल है वायरस, टॉर्जन हॉर्स और स्पायरवेयर। ये भी कई बार पूछा गया है, इनमें से कौन सा मेलवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? तो 3 ये दे दिया आपको और एक आपको अलग से कोई दे दिया। तो दिस इज ए 3 टाइप्स जो मेलवेयर के हैं, जो आपके डेटा को चोरी कर लेते हैं या नष्ट कर देते हैं, वो वायरस कहलाते हैं। वायरस, टॉर्जन हॉर्स और स्पायरवेयर, ये सबसे खतरनाक वायरसों में श्रेणी में आते हैं। तो आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वायरस, टॉर्जन हॉर्स, ये बहुत नुकसान पहुंचाता है, टॉर्जन हॉर्स अगर कंप्यूटर में आता है तो। और स्पायरवेयर, स्पायरवेयर के बारे में अपन समझते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, मतलब एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों को नजर रखता है। मतलब आप क्या काम करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन रखेगा और जासूसी करेगा, और जासूसी करके उसको रिकॉर्ड करेगा और किसी दूसरी वेबसाइट पे उसको भेज देगा। ये ऐसे काम कई बार होते हैं। एक सॉफ्टवेयर आता है स्पायरवेयर करके, जो कंप्यूटर में या मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया जाता है, 1 मिनट का काम होता है वो। और फिर आप चाहे उसके अंदर आप किसको मैसेज भेजते हैं, किसी को कॉल करते हैं, किसी को कुछ भी करते हैं, वो सारा रिकॉर्ड होके किसी दूसरे कंप्यूटर पे डेटा चला जाता है। तो इसको स्पायरवेयर प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन पक्का आता है। फिर बात करते हैं फिशिंग। फिशिंग एक प्रकार की प्रक्रिया है। मेलवेयर हो गया, मेलवेयर के 3 चीज हो गई, वायरस हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, स्पायरवेयर हो गया। अब बात तो आती है दूसरी, फिशिंग। फिशिंग हमले में म्यूट रखिए, सभी म्यूट रखिए अपने। और फिशिंग एक दूसरे प्रकार की प्रक्रिया हो गई। फिशिंग हमले में हम आमतौर पर आपको आपके ईमेल पर एक लिंक भेजते हैं जिसमें आप अपने व्यक्तिगत लिंक जानकारियां भर देते हैं। तो देखिए, और जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाता है, जैसे आपकी जगह वगैरह, और वो क्या करते हैं, आर्थिक रूप से अन्यथा किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको। तो वो बोलते हैं फिशिंग, जिसके अंदर आपको एक लिंक आता है जिसमें आप फॉर्म भरते हैं और आगे अपना डिटेल फॉरवर्ड कर देते हैं। पासवर्ड है हमले, पासवर्ड अटैक क्या होते हैं? इसके अंदर आपके पासवर्ड को हैक किया जाता है, पासवर्ड को तोड़ा जाता है। जैसे कई का वाईफाई पासवर्ड होता है ना, छोटा मोटा जो जान लेते हैं अपन लोग, वैसा इसके अंदर होता है। पासवर्ड अटैक में कोई अनजान व्यक्ति आपके सिस्टम और ईमेल खातों से, बैंक खातों से ऑनलाइन पहुंचने की प्रयास करता है जिससे कि आपका पासवर्ड तोड़ा जा सके। यह आमतौर पर हमलावर एक मशीन की सॉफ्टवेयर के द्वारा करता है। ठीक है, तो पासवर्ड को सुरक्षित बनाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि आपका पासवर्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होगा? कि कोई बड़ा अक्षर उसमें शामिल हो, छोटा अक्षर उसमें शामिल हो, और कोई करेक्टर उसमें शामिल हो, और न्यूनतम 8 अक्षर का वो। तो अगर और एक संख्या शामिल हो, बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, संख्या 1 से लेकर 10, 9 के बीच में कोई सा भी, और एक स्पेशल करेक्टर अगर उसमें बनाऊंगा तो वो अच्छा पासवर्ड होगा। तो ऐसा कई बार क्वेश्चन आता है, उसमें उसमें से पूछा जाएगा इनमें से सबसे सुरक्षित पासवर्ड कौन सा है? एक लिख दिया 1 2 3 4 5 6, एक लिख दिया @ 1 2 3 4 5 6, वो भी नहीं है। लेकिन ऐसा पासवर्ड जिसमें छोटा अक्षर, बड़ा अक्षर, स्पेशल करेक्टर और नंबर्स सब हो, वो इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डेनियल ऑफ द सर्विसेज। इसके अंदर अटैक्स होते हैं जिसमें हमलावर ट्रैफिक और डेटा को आपके कंप्यूटर सिस्टम पर भेजने के कई अन्य उपकरणों का प्रयोग करता है। तो और कंप्यूटर को ओवरलोड कर देता है। बहुत सारा डेटा अगर आपके कंप्यूटर में आ जाएगा तो ट्रैफिक हैक हो जाएगा और कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये उस तरह का आता है। फिर आता है मेलवेयरटाइजिंग। ये क्या होता है? वेबसाइट कंपनियां होती है जो विज्ञापन करती है, वो विज्ञापन आपके मोबाइलों पे और आपके ईमेल्स पे आते रहते हैं। वो एक मेल मेलवेयरटाइजिंग का एक एग्जांपल है। तो ये सब थे वेब अटैक के अंदर, ये आपको जरूरत थी। आपको यहाँ पे ये चीज आपको समझना है सभी को, ये सब 1 2 स्टार्टिंग के चैप्टर्स। इसके बाद में ये आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। ये रहा कैसे सुरक्षित वेब पोर्टल को पहचाने। तो अभी अपन इसके अंदर बात कर चुके थे, जिसके अंदर HTTPS लिखा हो वो सुरक्षित होता है और वहां पे थोड़ा संभावना कम होती है। तो ये देखिए, ये रहा HTTPS, और पैडलॉक होना चाहिए, मतलब एक लॉक लगा होना चाहिए वहां पे। तो ऐसी साइट्स अच्छी रहती है। तो ये थोड़ा सुरक्षित वेबसाइट्स के एग्जाम्पल हैं, तो आप इनको कर सकते हैं और समझ सकते हैं।
तो इस चैप्टर को आप पढ़ लेना, और इससे आपको क्या होगा कि वायरस के बारे में और उनके चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया अगेन। तो ये 2 चैप्टर हमने अगेन देख लिए जिससे आपको अच्छे कर सके। एक हमने आपको आज एक लिंक भेजा है यहाँ पर, जिसमें आपने आई थिंक सभी ने दे दिया होगा, डाइसेस्ट/ऑनलाइन के अंदर हमने एक RSCIT का मॉडल टेस्ट पेपर भी डाल दिया है, जिसके अंदर आप आसानी से यहाँ पे RSCIT मॉडल टेस्ट पेपर को दे सकते हैं। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं और आप इसमें दे सकते हैं। एग्जाम टेस्ट देके स्टार्ट करिए और एग्जाम चल सकता है। तो मैं इन 50 क्वेश्चन का मेरे पास बना हुआ है, मैं इसका PDF फाइल आज ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जिससे कि आप उनको आसानी से पढ़ भी सकते हैं, उसके आंसर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं और ऐसे पूरा पेपर देंगे तो आपको यहाँ पूरा पेपर मिल जाएगा। तो ये वो क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट और आ भी सकते हैं, इनको आप बार बार रिपीट करिए। इसका PDF फाइल मैं आपको भेज दूंगा और यहाँ पे भी आप उसको पढ़ो, फिर इसको दो, फिर इसको पढ़ो, उसको पढ़ो, ऐसे आप करते रहिए, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो मोस्टली आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारे चैप्टर्स थे जो हमने लिए और यही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और अब कोई रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग एक एक करके पूछ सकते हैं अनम्यूट करके कि सर आपको जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज हैं तो आप पूछिए इसके अंदर, जिससे कि सब क्लियर हो जाएगा। अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप, लेकिन एक एक करके। आपके लिए हमने YouTube के ऊपर भी वीडियोस लगा दिए हैं। और हाँ बताइए दिलकुश। सर कोई पेपर आने का वो है क्या संभावना? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब और दिस इज ए रिकॉर्डेड सेशन और ये YouTube पे डलेगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि सारा यहाँ पे हो। और पेपर आपको 12 बजे वहीं पे एग्जाम सेंटर पे मिलेगा और उसके लिए सारे क्वेश्चन आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके, और कोई क्वेरी? इसके लिए तैयारी करिए आप, और 2 दिन के अंदर भी करेंगे, शनिवार रविवार बचा हुआ है आपके पास, तो आराम से आप क्रैक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और बहुत इजी पेपर आते हैं आजकल, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। और डेफिनेटली जो हमने 170 क्वेश्चन वहाँ पे समझा रखे हैं आपको और PDF फाइल दिए, और जो 50 क्वेश्चन अभी डाले हैं आज, और उसका PDF फाइल भी आपको दे देंगे, तो उसके अंदर से आपको आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो मैंने आपको 4 चैप्टर पढ़ा दिए, उसके बाद MS वर्ड एक्सेल आप नॉर्मली आप सभी जानते हैं, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इजीली अब आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, जिससे आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी तैयारी करिए। और ये सारा जो पेपर था ना मेरा डायसेस कंप्यूटर डॉट ऑनलाइन के ऊपर, इसको जो आप सभी जने पेपर देके देखिए, जो मैंने अभी यहाँ पे साइट दिखाई थी ना, और लिंक भी आपको मैंने आई थिंक सभी को शेयर कर दिया है। तो आप लोग के लिए, सबके लिए हमने इसको भी फ्री कर रखा है, आप आराम से कोई भी जना इसको चेक कर सकता है। और यहाँ पे RSCIT मॉडल पेपर दे रखा है, और यहाँ पे आप इसमें कोई भी एग्जाम देके देख सकते हैं। तो कितनी बार भी दीजिए, और PDF फाइल में से दोबारा रीड करिए, कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है सही हो रहा है उसको याद करिए, फिर दोबारा पेपर दीजिए, पूरे में से पूरे आने चाहिए। तो ये तो आप सबको दे के देखना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप बिना पढ़े इसको दीजिए, जिससे आपको पता लग जाएगा आपको कितना आता है। फिर उसके बाद वो PDF पढ़ पढ़ के आप पेपर दीजिए, मे बी क्लियर हो जाएगा। और जो इसके अंदर 50 क्वेश्चन दे रखे हैं हमने, वो क्वेश्चन आपको PDF फाइल के अंदर आपको मिल जाएंगे। हाँ सर मेरे पूछते सर पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आते हैं? हाँ, दोनों भाषाओं में पेपर आता है, म्यूट कर लीजिए आप। दोनों भाषाओं में पेपर आता है। पेपर के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको 12 बजे, संडे को 12 बजे पेपर होगा, लेकिन आपको 11:30 बजे पहुँचना है वहाँ पे। और इसके अलावा पेपर 35 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, OMR शीट में आपको देना है। और पेपर आपको दोनों भाषाओं में आएगा, इंग्लिश और हिंदी के अंदर। आप इंग्लिश भाषा को प्रेफरेंस रखिए, क्योंकि वो मानेंगे इंग्लिश भाषा को, लेकिन आप हेल्प ले सकते हैं हिंदी के अंदर। तो आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, 35 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटा मिलता है, इजीली आप उसको कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लोज करें आज का सेशन।
चलिए, तो YouTube पे भी आप अपने वीडियोस को लाइक कर दीजिए, वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप वहाँ पे, जिससे आपको भविष्य में भी और जो भी डलेंगे वो सब आपके पास आते रहेंगे। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। हम लोग अब क्लास को बंद करते हैं फिर। तो आप लोग चाहे तो लॉग आउट हो सकते हैं, लीव कर दे सकते हैं। सर इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं? हाँ, मैंने बताया था आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 4, 5, 6, ठीक है, और एक 14 नंबर का चैप्टर, और एक MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। इतना भी पढ़ लोगे तो आपके 20-25 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे 35 में से। सर ये MS एक्सेल वगैरह कागज अच्छा रहता सर। हैं? MS MS वर्ड, एक्सेल का एक्सेल, ये सब क्या प्रैक्टिकल है यार, जो प्रैक्टिकल अपन अभी ले नहीं सकते, तो आप उसमें से थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो मे बी क्लियर हो जाएगा। सर जैसे शॉर्ट की वगैरह थोड़ा उसमें से सब डिस्कस कर लेते और तो कुछ नहीं सर। वो नॉर्मली आती है, ज़्यादा कुछ अब प्रैक्टिकल ही नहीं करा पाऊंगा, फिर मे बी अगर होगा तो मैं कल एक्सेल का एक वीडियो बना के डाल दूंगा आप लोगों के लिए। ऐसा करते हैं, चलो है ना। ठीक एक्सेल है। के जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के, इसका एक नया वीडियो कल सुबह आपके डल हाँ जाएगा, जिसको आप देख लेना सभी जने। हाँ सर एक बार जरूर करना सर। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है, तो आप लोग लीव कर सकते हैं, फिर हम ऑफ करेंगे आज की क्लास। सर टेस्ट की लिंक कहाँ मिलेगी? क्या कह रहे हो? सर टेस्ट की लिंक कहाँ पर मिलेगी? वो ग्रुप में डाल रखी है ना, और वैसे भी डायसेस कंप्यूटर स्लैश ऑनलाइन डाल दो, .com/online, ये रहा ग्रुप में है। बाकी तुम ग्रुप में ऐड नहीं हो तो मेरे को बता देना, मैं डाल दूंगा। और सर कल भी लाइव क्लास होगी क्या? कल मैं या तो वीडियो डाल दूंगा MS वर्ड, एक्सेल वगैरह के, है ना, सुबह, तो ठीक आप उसको देखते रहना अपने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है। ओके, ठीक है फिर।